welcome back once again, Disaster Podcast YouTube channel. On this platform, we are regularly introduce our heroes known as disaster experts. Today, we have three speakers. Uh, अंकुर गुप्ता जी यूपी से, पूजा राणा मैडम देहरादून देहरादून उत्तराखंड से, हेमंत कुमार जी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिल्ली से। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वन बाय वन, बिकॉज आपके साथ एक्सपीरियंस जो है शेयर करने का बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं अंकुर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अंकुर जी अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए प्लीज। अंकुर थैंक यू जी, मोहित जी। यस, हाँ, अपना थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड और अपना प्रीवियस जहाँ पर आपने अभी करंट पोस्टिंग है उससे पहले कहाँ पोस्टिंग्स थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू मोहित जी for providing me this platform for introducing myself and meeting on this podcast. So I would like to say I have done my BTech in mechanical engineering from a private college of UPTU और मैंने पास किया 2011 में। उसके बाद आई वर्कड फॉर जय भारत मारुति, वेंडर कंपनी ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो कुछ टाइम उसके लिए काम किया। Thereafter, I tried for GATE. Also, I have qualified GATE for 5 consecutive years from 2013 till 17. In 15, I took admission in IIT Roorkee for pursuing MTech in disaster management. और वो मेरा that was my first option. Don't know how. पता नहीं मुझे आज तक कैसे वो फर्स्ट ऑप्शन रहा, क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि पहला ऑप्शन किसका था। था यार मेरा ही था, वो कैसे था नहीं पता मुझे। तो ये था। फर्दर टू विच आई पास एमटेक इन 2017। और फिर मैंने मतलब डीडीए में गोरखपुर में वर्कड फॉर नियरली फॉर 2 years on a project of UNICEF, and along with that I started giving consultancy to various NGOs or organizations having a consultative status with UN. I hope you would have heard regarding consultation on per diem basis. किसी को डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट की कंसल्टेशन दे दी, किसी को रिसर्च एंड एनालिसिस सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट की दे दी। तो ऐसे करके फिर आई जॉइंड एज अ रेगुलर कंसल्टेंट फॉर गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप। आई होप यू वुड हैव हर्ड अबाउट GAG। यस 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 यस। तो वहाँ देर आई वर्क नियरली फॉर 14 to 15 months। वहाँ भी मैं कंसल्टेशन देता रहा। फर्दर उसके बाद ये पोजीशन निकली यूपी में डिजास्टर मैनेजमेंट की, नियर अबाउट 62 डिस्ट्रिक्ट की। तो सबसे पहला जो वैकेंसी निकला था, नोटिफिकेशन निकला था, यूपी में मिर्जापुर का निकला था। अब मेरे घर के बगल में ही था, वाराणसी होम टाउन है। मिर्जापुर इज लोकेटेड एट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम वाराणसी। तो अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, आई ज्वाइन एंड करेंटली आई एम वर्किंग हियर सिंस लास्ट यस 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 30 यस months। यस। अंकुर गुप्ता जी, आप अभी प्रेजेंटली मिर्जापुर में काम कर रहे हैं एज ए डिजास्टर एक्सपर्ट। और हम भी यूपी से जुड़े हुए हैं, तो देख हाँ, रहे हम हैं लोग एक आपका। दूसरे को बहुत अच्छे से हाँ, जानते रहे हैं। आपका वर्क हमें काफी प्रभावित कर रहा है। आपने रिसेंटली लाइटनिंग अरेस्टर्स, लाइटनिंग को लेकर और हीट वेव को लेकर, हीट वेव एक्शन प्लान्स को लेकर, है ना, काफी तारीफें और काफी प्रसिद्धि आपने पाई है इसमें यूपी में। तो हम ये चाहेंगे, आप जो ये लाइटनिंग अरेस्टर्स को लेकर जो काम कर रहे हैं और जो हीट वेव को लेकर जो यूपी में इतना बढ़िया काम किया जा रहा है, उसमें आपने आगे आगे जो सबसे बढ़िया काम किया है, तो उसके लिए आपने किस तरीके से प्लानिंग की और यूपी में ऐसा क्या चेंजेस हो रहे हैं, सडनली ऐसा क्या चेंजेस हो रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में जो आने वाले टाइम में लैंडमार्क होंगे। ओवर टू यू। डेफिनेटली। मैं जैसे 3 क्वेश्चन थे आपके, लाइटनिंग में क्या है, हीट वेव में क्या है, और यूपी में क्या चेंजेस हो रहे हैं।
तो लाइटनिंग में मैं बता देता हूँ, ऑन एन एवरेज नियरली 2500 डेथ्स एनुअली होती है लाइटनिंग से हमारे इंडिया में। तो और, और उस एवरेज में, कंट्री वाइड एवरेज में उत्तर प्रदेश जो है थर्ड रैंक पे रहता है। एंड इन यूपी, मिर्जापुर इज ईदर ऑन द सेकंड पोजीशन और ऑन द थर्ड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डेथ्स ड्यू टू लाइटनिंग इन उत्तर प्रदेश। तो मिर्जापुर में फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, 2019 में 30 डेथ्स हुई, 20 में 29 डेथ्स, 21 में 23 डेथ्स, 22 में 24 डेथ्स, नाउ कमिंग टू 23। मैंने सोचा था यार ये जो चीज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, थोड़ा और डिक्रीज हो जाती, 23 तक ही रह जाती, एक दिखता कि हाँ सैचुरेशन है 23 का यहाँ पे, अब चीजें ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड है। लेकिन बट सडनली in March month of 2024, it will be counted in the physical year 23 to 24। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यस यस। मतलब मार्च में अगर कोई डेथ होती है तो वो 23 में ही काउंट होगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज एंटाइटल्ड फॉर पेइंग द एक्स ग्रेशिया टू द बेनिफिशियरी ऑफ द डिसीज, एंड एक्स ग्रेशिया इज पेड इन द परस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल ईयर। तो बस मार्च में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग स्ट्राइक हुई और एक ही दिन में 4 डेथ्स हो गई, 4 डेथ। तो वो जो था, सॉरी नॉट मार्च, इट वाज जन फेब्रवरी। तो वो जो 23 डेथ्स थी 23 में, ऑल ऑफ अ सडन गॉट इंक्रीज टू 27। तो 2019 में फिर 28 डेथ, फिर 23 डेथ, फिर 24, और अभी लास्ट ईयर 27 हुई है। ये सबको देखते हुए ना एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, इट वाज नियरली अराउंड 92 लाख, कवरिंग, इट वाज फोकस्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर एंड लाइटनिंग अर्ली वार्निंग इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। अब ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे वेंडर से बात करी गई, कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े, लाइटनिंग अरेस्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ी, फिर जो मतलब आईआईटीएम पुणे के ना कुछ लॉन्ग रेंज डिटेक्शन सेंसर्स होते हैं, लाइटनिंग डिटेक्शन सेंसर, वो रिकॉर्ड करते हैं कहाँ कहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। और एक एजेंसी है सॉर्ट ऑफ एनजीओ हैविंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम रिटायर्ड एक्सपर्ट्स फ्रॉम आईएमडी अर्थ साइंस, इसको क्रॉप्सी कहते हैं, आई होप यू वुड हैव हर्ड अबाउट इट, क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग प्रमोशन काउंसिल। तो उसके एक हैं चेयरमैन है कर्नल संजय, उनसे भी मैंने बात करी। तो उन्होंने आईआईटीएम पुणे का वो डाटा निकाला जो कि जहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उसकी मैपिंग की गई। अब भाई मिर्जापुर है तो पहाड़ी क्षेत्र, नियर अबाउट 60% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज बेस्ड ऑन हिली टेरेन। तो वह जहां जहां लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वहां तो अरेस्टर लगने नहीं है, क्योंकि वो रिहायशी ही नहीं है। रिहायशी तो दूर की बात, खेत भी नहीं है। नॉर्मली लाइटनिंग डेप्थ ओपन एरिया में होती है, रिहायशी एरिया में नहीं होती। तो हुआ कि इनको जो है सिंक किया जाए उन एरिया से जहां लाइटनिंग डेथ हुई है पिछले 3 साल में। तो पहले लाइटनिंग स्ट्राइक के डाटा को मैप किया गया, उस डाटा को सुपर इम्पोज किया गया उस डाटा से जहां लाइटनिंग डेथ हो रही है। तो एक हॉटस्पॉट मैप बन के आया। फिर हुआ कि इस हॉटस्पॉट में 3 फेजेस में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाने चाहिए, जिसकी रेंज जो होती है डायमेट्रल कवरेज 214 मीटर होता है। तो ठीक है, लेवल 4 में डायमेट्रल कवरेज इतना होता है, रेडियल कवरेज 107 मीटर होता है। तो ठीक है, फेज 1 में 80 लाइटनिंग अरेस्टर प्रपोज किए गए। अंकुर जी, एक ये जो लाइटनिंग अरेस्टर्स अभी लगाए जा रहे हैं, इनका रिजल्ट्स आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से अभी सक्सेसफुल होगा? अभी नहीं लगाया जा पाया है, क्योंकि यहाँ से प्रोजेक्ट बना के भेजा गया था रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ 80 लाइटनिंग अरेस्टर एंड इंस्टॉलेशन ऑफ 4 लाइटनिंग अर्ली वार्निंग। तो 4 लाइटनिंग के अर्ली वार्निंग इक्विपमेंट लगाए जाने थे, जो कि कैंपबेल कंपनी है एक, जिसके काफी नाम है उस कंपनी का भी। तो लेकिन उस लाइटनिंग अर्ली वार्निंग के इक्विपमेंट को कैंसिल कर दिया गया ऑन बिहाफ ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। लेकिन फिर ये हुआ कि वो जो लाइटनिंग अरेस्टर थे वो अप्रूव किए गए। एज सच कैम्बल कंपनी चूज नहीं की गई थी, लेकिन हाँ मैंने स्टडी किया था कुछ लाइटनिंग अर्ली वार्निंग इक्विपमेंट की कंपनीज को, जिनमें एक कैम्बल थी, एक
अर्थ नेटवर्क का था। अर्थ नेटवर्क भी कई जगह इंस्टॉल की हुई है। एक बिहार में इंद्रवज्रा की हुई है, आईएमडी के साथ भी पैचअप में है। कुछ तो और इस कंपनी तरीके से हम कह सकते हैं कि काफी लंबा काम अभी रिसर्च चल रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट में इसको लेकर, है ना? किया गया था, और वो फिर वो प्रोजेक्ट बना के स्टेट को भेजा गया, नियर अबाउट 92 का। उसमें उन्होंने अर्ली वार्निंग वाला पोर्शन कट कर दिया। इस अरेस्टर अप्रूव किया है, लेकिन वही अब फंड्स आएंगे तो इंस्टॉल किए जाएंगे। और रही यस बात ही, हाँ बताइए। यस यस, बताइए बताइए, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। रही बात हीट वेव की, तो हीट वेव हम जान रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा वो, हीट वेव इज जस्ट लाइक अ साइलेंट डिजास्टर, साइलेंट किलर है वो। बहुत लोग उसको, अपना तो मैं नहीं कहूंगा या किसी और का भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, हीट वेव को एक्सेप्ट करना भी, एक्सेप्ट किया जाए टेक्निकली हेल्थ डिपार्टमेंट के लेवल पे, कि ये डेथ जो हुई है हीट वेव के कारण हुई है। फॉर एग्जाम्पल, सचिन पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन कॉज ड्यू टू हीट वेव। ये कॉज ड्यू टू हीट वेव बहुत कम ही लगाया जाता है। तो इसको लेके ना अहमदाबाद का एक हीट एक्शन प्लान डेवलप हुआ था। बहुत अच्छा प्लान था वो। आई होप तो आप लोगों ने सुना भी होगा। यस यस, आपका हीट वेव एक्शन प्लान में पढ़ा भी है, तो आपने भी काफी उसमें मेहनत की है। और आपके हाँ, प्लान को लेकर यूपी स्टेट ने आपको इस बार फर्स्ट प्राइज भी आपके सेकंड। डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। तो उसके लिए हम आपको एक बार जी, वंस अगेन थैंक यू बोलते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। और एक चीज और पूछनी थैंक थी यू। आपसे अंकुर जी। आपने फ्लड में भी काम किया है ना? फ्लड में भी काम किया है, फ्लड में भी काम किया है किसमें? आपने? फ्लड में। हाँ 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 हाँ, डेफिनेट। अच्छा, मेरे को फ्लड को लेकर आपसे एक क्वेश्चन था। आपने बहुत अच्छे तरह से मैनेज किया। फ्लड में आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए फ्लड मैनेजमेंट में? और आपको क्या लगा कि और ये स्थिति ये बेटर होती तो हम और ज्यादा अच्छे तरह से मैनेज करते इस चीज को? वो जो जो कुछ कमियां थी उसको हमारे व्यूअर्स जो हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको आप बताना चाहें कि अगर वो पहले से प्लानिंग होंगी तो हम फ्लड को और अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। मैं बताना चाहूंगा, मिर्जापुर जो है ना, फ्लड प्रोन तो है, 404 गांव इसके प्रभावित होते हैं बाढ़ से। लेकिन इन 404 में से सिर्फ 32 गांव ऐसे हैं जहां आबादी प्रभावित होती है। रिमेनिंग विलेजेस ऐसे हैं जहां एग्रीकल्चरल लैंड इफेक्ट होती है। और रही बात फ्लड की, तो फ्लड में ना लोग अपने से बहुत समझदार होते हैं। पानी जब बढ़ता है ना, तो वो अपने आप ही घर छोड़ के, खुद से ही, मतलब प्रशासन की मदद से, खुद को कहीं विस्थापित कर लेते हैं, रिहेबिलिटेट कर लेते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। कहीं स्कूलों में चले गए, आंगनबाड़ी केंद्र में चले गए, तो सब हो जाता है। और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, बस एक इशू होता है रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्राउड मैनेजमेंट का। और दूसरा, ये दो ही इशू हमें दिखते हैं। दूसरा है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुनादी इत्यादि करवाने के बाद, मतलब वो अलर्ट वगैरह, कम्युनिटी अलर्ट वगैरह जारी करने के बावजूद भी वो अपना घर वगैरह नहीं छोड़ते। तो यही दो इशू होता है। फिर उन जो लोग नहीं छोड़ते हैं, उन्हीं लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको आज की डेट में ना, फ्लड कोई, मुझे नहीं लगता है डिजास्टर है एज सच। क्यों? क्योंकि आपके पास ना उसकी प्रॉपर अर्ली वार्निंग है। आपको पता है कि बाढ़ आनी है, इतना हिस्सा डूब जाएगा। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के पर्सपेक्टिव में तो आप कह सकते हैं, लेकिन आपको रेस्क्यू करने के लिए, खास तौर से अपने बेल्ट को लेके, मैं मिर्जापुर को लेके कह रहा हूँ, आप चाहें तो बहुत आपके पास लीड टाइम रहता है रेस्क्यू करने के लिए। तो मुझे तो दो ही चैलेंजेस दिखते हैं। एक, लोग घर अपना छोड़ना नहीं चाहते हैं, और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान क्राउड मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है। जैसे आपने कुछ ऐसे लोग पाए होंगे जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने को आपको किस तरीके से मैनेज किया आपने? एक ने कंट्रोल रूम में कॉल करी थी, साल 2022 में बाढ़ आई थी। तो उन्होंने अपना घर तो छोड़ा नहीं, और रात में उनकी कॉल आई कि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हमारा घर जो है, पीओसी का नंबर फ्लैश किया गया था, घर जो है आधे हिस्से तक डूब गया है। तो एनडीआरएफ बुलाई गई थी सुबह, संबंधित एसडीएम साहब, एसडीएम सदर है हमारे यहाँ, थे उस दौरान वो। अभी तो ट्रांसफर हो गए। टीबी सिंह नाम था उनका, चंद्रभानु सिंह नाम है। तो वो फिर गए एनडीआरएफ के साथ, रेस्क्यू करके उनको लाए। तो यही था। ओके अंकुर जी, बहुत अच्छा लगा अभी आपसे बातें करके। हम फिर आपसे बैक आपके पास आएंगे और हम ये नेक्स्ट चलते हैं अपने स्पीकर्स पूजा मैडम के पास में। गुड इवनिंग मैम, वंस गुड अगेन। इवनिंग सर, अच्छा, हेलो अब सर। मोहित जी, जी आई वुड जी लाइक सर। टू से वन थिंग।
जस्ट जी अ सेकंड। जी जी। ऊषा मैम को देख के ऐसा लग रहा था कि शी वाज विलिंग टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम मी। यस यस यस, I agree. You're right. You're right. if there is any question can ask them. क्वेश्चन तो नहीं है सर, जैसे आप लाइटनिंग में काम कर रहे हैं तो मैं भी मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो उत्तराखंड है उसमें भी बहुत सारे हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल जो प्लानिंग डेवलपमेंट गाइडलाइंस इन सब में काम करती हूँ। तो जब आपने नाम लिया आईआईटीएम पुणे के सेंसस का और क्रॉप्सी का, तो हम लोग भी कुछ उससे एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वो एक्सरसाइज हम पिछले 1-1.5 साल से करते हैं। और जो हमने पाया है, मतलब मैंने मेरी खुद की स्टडीज में, मतलब फाइलें मूवमेंट में एवरीथिंग, कि हर कोई कर तो रहा है। लाइक आईआईटीएम पुणे के यहाँ पे सेंसस लगे हैं 3 जगहों पे। पहले तो स्टेट्स को पता नहीं था 1.5 साल तक। ओके, क्योंकि उन्होंने 83 सेंसस पूरे ऑल ओवर द इंडिया एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगाए थे। उनका अगर अच्छे से चल रहा था तो तब उन्होंने उसे आगे से डेंसिफिकेशन के लिए भारत सरकार को लिखा। तो जब हमने पता लगाया तो हमने उन्हें खुद अप्रोच किया, उनसे पूछा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। यू आर गोइंग टू डेंसिफाई योर नेटवर्क, बट व्हाट अबाउट योर एक्यूरेसी ऑफ योर सेंसर्स। और उनकी भी भारत सरकार, जब हमने बात करी तो भारत सरकार से उनकी भी बात हुई, उन्होंने भी यही सवाल पूछे। तो हमने पिछले 7-8 महीनों से एक एक्यूरेसी मैप मांगा था, तो वो उन्होंने हमें नहीं दिया। वो कहा कि अभी एक हमारा जो है सुपर कंप्यूटर आ रहा है, उसमें मॉडल रन होगा, ये होगा। तो हमने कहा यार सुपर कंप्यूटर के चक्कर में छोड़ो, आप एक काम करिए, हमसे डेटा लीजिए। उत्तराखंड में भी काफी डेथ्स होती है, ह्यूमन की कम, बट वही है कि ओपन फील्ड है तो वहां पे एनिमल्स वगैरह लॉसेस हमारे ज्यादा होते हैं। हमने उन्हें डेटा दिया। अच्छा, ये भी बता दिया, टाइम भी बता दिया कि लोगों को इस टाइम पे इंसिडेंट्स हमारे, क्योंकि लाइटनिंग का एक वो होता है, दौर होता है, इस टाइम पे होता है। और सबको पता है प्री मानसून ज्यादा होते हैं एक्टिविटीज, मानसून कम हो गई फिर और कम हो गई, पर होती है। एंड उसके अलावा सीजन के अलावा टाइमिंग, अरे 2 से 4 के बाद हम देखते हैं तूफान वगैरह भी उसी टाइम पे आता है। लेकिन वो पिछले 4-5 से 5 सालों का डेटा था, बहुत कम डेथ थी, बहुत ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन उसका एक्यूरेसी मैप भी नहीं दे पाए। हमने कहा था हम आपके नए सेंसस हम लगाएंगे, हम पैसा देंगे, वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम अस। हमने उनकी 4 सेंशन का 2 करोड़ करीबन पैसा सेंशन भी किया। लेकिन सिर्फ बात इस बात पे अटकी कि people used to come with a state disaster management. They Yes, thought that ma'am. we don't understand anything about the sensors, early warning technology, और जो भी वो आइडिया देंगे हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। बट वी आर ऑन द ग्राउंड, हम ओके लगाने मैम। के लिए बहुत सारे अर्ली वार्निंग्स लगा सकते हैं, ओके मैम। जो कि मैंडेट हमारा नहीं है। मैं काफी देख रही हूँ, अदर स्टेट्स भी हैं, हमारा स्टेट भी, हम अपने मैंडेट से बहुत दूर जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग फोरकास्टिंग इज नॉट अवर मैंडेट। चलो फिर भी हम कर रहे हैं स्ट्रेंथन करने के लिए। और जैसे आईएमडी को हमने भी यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स लगाए हुए हैं, बट थिंग इज दैट हु विल टेक द गार्डियनशिप फॉर दैट सेंसस। ओके। आईआईटी पुणे आपका एक्यूरेसी मैप नहीं दे पाए, आप लगा लीजिए बहुत सारे, अगर स्टेट में तब भी डेथ हुई, मैं आपको बता देती, कोई भी जो अर्ली वार्निंग सेंसर हम कह रहे हैं वो अर्ली वार्निंग नहीं है। लाइटनिंग का जो है वो सर आपके सर जैसे स्ट्राइक्स होती है वैसी वो बताता है। एक भी डेथ हुई, गवर्नमेंट में कहेंगे सफेद हाथी हमने लगा दिया। ओके मैम। आई थिंक, मुझे नेक्स्ट ये चलते लगता हैं है मैम। जी। ओके। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा पूजा मैडम को। Sure, sir. पूजा मैडम उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में एज ए मेट्रोलॉजी एक्सपर्ट काम कर रही हैं अभी। मैडम ने एमएससी फिजिक्स, पीएचडी इन फिजिक्स एंड मेट्रोलॉजी एक्सपर्ट उत्तराखंड में भी वर्क कर रही हैं। इससे पहले एज ए प्लानर भी इन्होंने काम किया है। SRF स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, जूनियर JRF अहमदाबाद, और वर्क असिस्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हिसार हरियाणा में भी काम किया है। और JRF की अंडर प्रोजेक्ट में IIT बॉम्बे में भी काम किया है। मैडम का काफी रिच एक्सपीरियंस है और वी आर वेरी ग्लैड मैम आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हैं। आपसे Thank एक you, sir. कुछ प्रश्न थे मैडम, बड़े स्पेसिफिक प्रश्न हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2013 में जो डिजास्टर्स हुआ,
उसके बाद किस तरीके के चैलेंजेस, किस तरीके के चेंजेस आपके आपके एसडीएम में आए हैं, और किस तरीके से अप्रोच आपकी चेंज करी गई है वहाँ पर, है ना, वर्क डिजास्टर्स को लेकर। उसके प्लीज ओवर टू यू। 2013 में जब आपदा आई थी तो हमारा जो एक्ट 2005 में बन चुका था, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेब्लिशमेंट हो चुका था, लेकिन कार्यवाही जो हमारा डीएमसी कर रहा था। जब 2013 में थे तो लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम सोचते थे कि फ्लड वगैरह जो है प्लेन एरिया में आता है, फ्लैश फ्लड बहुत कम, उस टाइम पे लोग इतने होते कि इतने बड़े उस रूप में आएगा। 13 के टाइम पे बहुत ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे पास अर्ली वार्निंग सेंसर्स, अगर मैं पहली बात करूं तो अर्ली वार्निंग सेंसर्स जो थे बहुत कम इंस्टॉल किए गए थे आईएमडी से, और जो वार्निंग्स थी वो बहुत प्रिसाइज नहीं थी। आज भी है, आज भी प्रिसाइज नहीं है, पर आईएमडी कहता है बारिश होगी तो हो जाती थी, बारिश हो जाती है। बट पहले जिस दिन बारिश होगी उस दिन धूप निकलती थी। 2013 से हम लोगों ने बहुत सारी सीख सीखी, जैसे कि हमने 176 सेंसर इंस्टॉल किए हैं, जिसमें 107 हमारे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हैं, 28 एडब्ल्यूएस है और एसएफओ है और एएसडी है। उसका डेटा जो है हम आईएमडी के साथ शेयर करते हैं, और आईएमडी उसे अपने फोरकास्टिंग में और उन सब में यूज करता है, ऐसा आईएमडी हमें बताता है। दूसरा, से डिजास्टर मैनेजमेंट खुद से अपने अपने एक्सपर्ट्स रखने लग गया है। जैसे कि मैं मेट एक्सपर्ट हूँ, वैसे हमारे यहाँ आपके अर्थक्वेक एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपके आईसी हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मतलब हर चीज का एक एक्सपर्ट, सबके रोल्स उन्हें समझ में आने लग गए ना। मैम यहाँ क्योंकि पर मैं पहले। आपसे ये पूछना चाहूंगा, जी जैसे सर। आप काफी लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी एक में कोई ऐसा बेस्ट एक्सपीरियंस बताइए आपने, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मतलब लगे कि ये उनके सीखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो आने वाले टाइम। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं न्यूली ज्वाइन हुई थी 2019 में, वैसे तो बहुत सारे डिजास्टर्स आए। 2019 में आराकोट का इंसिडेंट हुआ था। हमें नहीं पता था डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने तो को इंसिडेंटली ज्वाइन किया था क्योंकि मेरी शादी हुई थी, मुझे यहाँ शिफ्ट होना था। मेरे कुछ अलग प्लान्स थे, बट ठीक है, एक जॉब लेनी थी तो 19 में शिफ्ट हुई थी। तो मैंने 9 जुलाई को यहाँ ज्वाइन किया था, और 19 अगस्त को यहाँ पे एक क्लाउड बर्स्ट हो गया, जिसमें काफी लोग फंसे और लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। वो बहुत शेडो एरिया में था, बीच के रास्ते टूटे हुए थे क्योंकि बहुत हैवी रेनफॉल हो रही थी। मतलब बहुत ज्यादा वो लोग कहीं कहीं जा जाके, मतलब ऊंचे पहाड़ों में जाके तब वो बात करी कि हमारा ऐसे ऐसे हो गया। अब रेस्क्यू के लिए आपको चॉपर भी भेजना है, एक हेली सर्वे भी कराना, तो आप कैसे कराओगे? उसमें हमारा एक चॉपर क्रैश भी हुआ था। यस फिर यस लोगों यस। को जो हमने सिखाया था, एयरक्राफ्ट में एयरफोर्स वाले एक दूसरा मेथड यूज करते हैं चॉपर्स को बुलाने के लिए, बट जो लोकल लोग यूज करते हैं यहाँ पे, वो एक घास को जलाते धुआं करते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि नीचे जरूरत पड़ रही है। उस टाइम पे लोगों की कंडीशंस ऐसी थी कि हम यहाँ से रेस्क्यू का सामान भेज रहे थे, डिस्ट्रिक्ट से वो बहुत दूर था, आराकोट बहुत दूर है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है लेकिन बहुत दूर है, यमुनोत्री की साइड है। तो डीएम साहब भी हमारे पैदल पैदल चलते हुए वहां पहुंचे। तो जो वो सामान है वहां लोगों ने खुद के पीठ पे ढो के लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी, और यहाँ तक पहुंचाना, फिर हेली से जाना, थोड़ा टाइम, क्योंकि आसमान मौसम साफ देखना, वहां भेजना सामान। और लोगों को ये रहा कि उन्हें, कि हमें खाना, उन्हें टाइम पे खाना नहीं मिलना, ये नहीं मिलना। लेकिन हम लोगों ने वो विदिन 5 आवर्स सबको खाना पहुंचाना, उनको रेस्क्यू, जो फंसे हुए लोग थे कि स्कूल तक ढह गए थे वहां पे। तो मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस कि एक आप नए नए हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब इवेंट हुआ, अकरेंस हुआ, तो वो आपने सीखा। एक दूसरा, एक हैवी रेनफॉल हुआ था। बीइंग अ वुमेन, मैं घर पे ही बैठी रहती हूँ, उस दिन संडे ही था ना, बहुत हैवी रेनफॉल अलर्ट था। तो मुझे ऑफिस बुलाएगा, मीटिंग्स वगैरह हुई, मैं रात को 9 बजे घर आई। 10:30 बजे रात में फिर ऑफिस गई, और उस दिन सुबह 3 बजे तक हम अलर्ट करते रहे लोगों को, आप अपनी जगह खाली कर दो। आपको याद होगा ये है 18 अक्टूबर 2021 की बात, जो बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था, जब हमें यात्रियों को भी रोकना पड़ा था आपके ऋषिकेश पे, जगह जगह पे उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, उन लोगों के लिए शेल्टर्स की व्यवस्था करना, और वो भी सेफ शेल्टर्स के लिए, शेल्टर्स आइडेंटिफाइड थे। लेकिन एक साथ वो यात्रा, क्योंकि अक्टूबर का टाइम था, लास्ट
सीजन होता है यात्रा का, तो लोग उससे मेरी यात्रा में सब निकल जाते हैं। तो उन लोगों को मैनेज करना, उन लोगों के लिए खाना पहुंचाना, राशन, और उसमें कुछ फीमेल्स भी थी, उनके लिए अलग रखना, क्योंकि जब आपका कैपेसिटी कितनी होती है शेल्टर्स होम की, ज्यादा 7 से 8 कमरे होते हैं, छोटे छोटे शेल्टर्स होम, है ना। जब बड़े बनाए जाते हैं, आप टेम्परेरी भी नहीं बना सकते, क्योंकि टेम्परेरी में क्या, टेम्परेरी में ये है कि बारिश का टाइम था, तो वो बहुत दिक्कतें पुल रहे हमारे उस टाइम पे। तो जो रात भर हमने मैनेज किया, वो मेरे लिए एक बेस्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा मैम, जैसे उत्तराखंड वेरी वेरी डाइवर्स है, मतलब अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, बहुत सारे डिजास्टर्स, मतलब आप अमूमन होते ही रहते हैं वहां पर ज्यादातर। तो हाँ आप जी, एज हाँ ए जी। फीमेल एक्सपर्ट्स, आप में हम हमारे न्यू व्यूअर्स को बताइए कि क्या चैलेंजेस हैं फीमेल एक्सपर्ट्स के लिए, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में। इतने सारे बिकॉज उनको फैमिली को भी मैनेज करना है, और साथ में साइट्स को भी मैनेज करना है, और हमेशा कुछ ना कुछ उत्तराखंड जैसी स्टेट में हमेशा डिजास्टर्स हम्म। होते रहते हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपने। ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। मुझे लगता है फीमेल्स को कहीं भी वर्क करना है, तो उन्हें पहले अपना माइंड सेटअप क्लियर करना है, उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी लगना चाहिए कि वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। मेरे घर में मेरे इन लॉज, मुझे याद है जब मैं आपको बता रही थी, जिस दिन मैं रात को 10:30 बजे ऑफिस गई, 3:30 बजे आई, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, और जो मेरी बेटी थी वो 7-8 महीने की थी। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा ऑफिस से गाड़ी आने में टाइम लगेगा, प्लीज मुझे ऑफिस ले चलिए। वो मुझे ऑफिस लेके गए। इन लॉज को सिर्फ इतना कहा कि मुझे ऑफिस जाना है, वहां पे काम करना है, क्योंकि फोरकास्टिंग सिस्टम देखना सिर्फ मुझे ही आता था, और उसके आगे से रिवर्स का देखना, फ्लो देखना, ये सब देखना चीजें सिर्फ मैं ही एक बंदी थी ऑफिस। आज भी टेक्निकली में मैं ही एक हूँ जो आपकी मेट्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजी को देखती हूँ। मैं रात को 10 बजे रात भी आती हूँ सर। यस यस एंड मैम, यस वेरी गुड, नाइस मैम, नाइस मैम। मैम हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स जो फीमेल हैं उनको हाँ जी। मोटिवेशंस के लिए कुछ कुछ बोल सकते हैं, ताकि वो इस फील्ड में आए, और जैसे आप काम करें, बिकॉज आपका इतना एक्सपीरियंस है, इतने कम टाइम में उसको बताना, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। आपने इतना हम्म। लंबे समय से इतना काम कर रहे हैं, तो आप मोटिवेशन के लिए क्या बोलेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड फील्ड है, तो यहाँ सबका ही वेलकम है, लेकिन आपके अंदर थोड़ा पेशेंस, और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड भी, डेवलपिंग फील्ड भी है। मैं जैसे सर अभी लाइटनिंग के बारे में बताते हैं, वैसे बहुत सारी चीजें हैं। क्या होता है ना, कि लोग हम पे थोप देते हैं, लेकिन अब डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत चेंज हो चुका है, हम सब एक्सपर्ट्स हैं, आप हम सब अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स आए हैं, हम चीजें समझ रहे हैं। डेवलपिंग फील्ड है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा भी है, ऐसा भी नहीं है बुरा है। आप डिजास्टर मैनेजमेंट में है, तो आप लोगों से, एक फीमेल की कला होती है, वो लोगों से इंटरेक्शन बहुत इजीली कर लेती है। तो जब इंसिडेंट फोन आता है किसी का जो कोई इफेक्टेड होता है कि ऐसा हो गया, तो अगर फीमेल्स होती है वो थोड़ा बहुत अच्छे से हाँ हाँ सर कर रहे हैं करके। और मैंने खुद भी ऐसा भी चीजें की कि अपने काम छोड़ के लोगों से बात करना कि नहीं नहीं अभी आपके लिए सामान पहुंच रहा है, आप पेशेंस रखिए, ये रखिए। फीमेल्स के लिए काफी अच्छा फील्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं अपने कलीग सुशील और दीपक से चाहूंगा, उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क। बिल्कुल मोहित सर, थैंक यू, आपने ये वाली अपॉर्चुनिटी दी है। मैम के बारे में सुन के, पहले तो मैम ने जो बताया एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, और उसके बाद जो मैम का वर्क एक्सपीरियंस है, सुन के ही मेरे को लग रहा है कि मैम को कितने ज्यादा वास्ट नॉलेज है इस फील्ड के बारे में। मैम, मेरा बस एक स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड के जो स्पेसिफिक डिजास्टर्स हैं, जो हमको दिल्ली में नहीं मिलेंगे, यूपी में नहीं हम्म। मिलेंगे, और अगर हम्म। कोई उत्तराखंड एज अ एक्सपर्ट ज्वाइन करता है, तो हम्म। कौन कौन सी चीजें जो उसको अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि मुझे ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसे आपने बताया कि मैंने अगस्त में ज्वाइन किया था, और फिर एकदम हम्म। से मेरे को फेस करने पड़ गया। तो ऐसे कौन कौन से मतलब वहां पे चैलेंजेस है वर्क प्रोफाइल में जो उसको फेस करने पड़ेंगे, जिससे जो लोग आने वाले हैं या सोच रहे हैं क्या मेरी जॉब वहां पे हो जाए, तो उनको बहुत अच्छा एक ओवरव्यू मिलेगा कि वहाँ की वर्क प्रोफाइल कैसी है। थैंक यू सुशील जी, आप आइए, वेलकम है आप सबका। बिल्कुल लेकिन मैम। मैं आपको बताती हूँ, मुझे नहीं पता अदर स्टेट में क्या है, बट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट मुझे लगता है कि जैसे ये इंटीग्रेटेड फील्ड है, यहाँ के एक्सपर्ट को भी इंटीग्रेटेड नॉलेज होना बहुत जरूरी हम्म। है। हम्म।
फ्लैश फ्लड मैंने काम किया, मैं देख रही हूँ जैसे अभी भी मैं जैसे कैब भी यूज करती हूँ, डिसमिनेशन भी, एक मेट्रोलॉजिस्ट तक डिसमिनेशन नहीं करती। आपको कैब भी, आपको टेक्नोलॉजी आनी चाहिए पहले चीजें। हम्म, दूसरा, आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए आपका। हम्म, और आपको थोड़ा बहुत, अगर सपोज यू आर द मेट्रोलॉजिस्ट, तो आपका थोड़ा अर्थक्वेक का भी नॉलेज हो इनकम, क्योंकि स्टेट में कभी भी आपको कुछ भी काम दे सकते हैं, एडिशनल काम दिया जाता है। मतलब मैं खुद हूँ, जो जब सीएम साहब की बैठक होती है, सीएम साहब आते हैं या कोई गेस्ट बाहर से आया, कुछ आया, तो प्रेजेंटेशन जो चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, आई एम नॉट अ डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट, बट हम्म, कैसे पूरे स्टेट का सिनेरियो, डिजास्टर मैनेजमेंट का, कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से नहीं है, आपको मतलब आंख नाक कान सब खोल के चलना है, आपको कुछ भी टास्क दिया जा सकता है। जी जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, आप अभी थैंक बने यू। रहिए। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर्स के पास। अभी नेक्स्ट स्पीकर्स हैं हमारे सीनियर फ्रेंड्स हेमंत कुमार जी, जो अभी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में है, वहाँ पे एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर अपॉइंटेड है। तो हेमंत सर को काफी एक्सपीरियंस है, और मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है सिविल डिफेंस का, जो कि सिविल डिफेंस अपने आप में डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने के लिए जाने जाती है। और उसके बाद मोर देन 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इनका अपना खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट में है। तो काफी ये एसेस हैं एक तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दिल्ली के, और पिलर्स मैं बोलूंगा आज के दौर में इनको, क्योंकि जो एक लंबा इन्होंने समय यहाँ पर बिताया है, और इनका जो एक्सपीरियंस है। तो मैं हेमंत सर से बोलूंगा। हेमंत सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। सभी को नमस्कार। मैं हेमंत कुमार और डीपीओ नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली में। एक्सपीरियंस के लिए तो सर आप सब रहे हैं हमारे साथ में दिल्ली में, आपको तो अच्छी तरह पता ही है, क्योंकि दूसरे स्टेट का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं। पर दिल्ली में आप समझिए कि हम ऑलराउंडर ही हैं। हर चीज के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिजास्टर फील्ड से रिलेटेड। तो अभी चल ही रहा है, जैसे भी मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले कि बॉम्ब थ्रेटिंग वाला भी चला हुआ है, उसका भी हम कंट्रोल हाँ रूम हेमंत सर, खुद ही रन अभी करते अभी हम इस पे बात करना चाहेंगे, जस्ट सेकंड कुछ लेकर इसमें। जो अभी रिसेंटली स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट्स, और अभी आज मैंने अभी अभी बात हुई हॉस्पिटल्स को लेकर कोई थ्रेट्स आ रही है, तो इस तरीके की थ्रेट्स के लिए हमारी जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में किस तरीके की तैयारी है? हैं। अभी देखिए, हाल फिलहाल तो अभी दिल्ली में यही है कि हम कंट्रोल रूम जो है उसी को मैनेज करते हैं, और उसके थ्रू जो है अपना फील्ड से डाटा कलेक्ट करके फर्दर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं। और इवन पहले काफी अच्छा था, बट अभी थोड़ा स्टिल अभी थोड़ा काम चल रहा है, रुका हुआ है थोड़ा सा। पर यह है कि मैनेज ओवरऑल दिल्ली में सिर्फ कंट्रोल रूम को ही करना होता है कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आगे फर्दर दे रहे हैं। अगर वर्स्ट कंडीशन हो गई है या कोई फायर इंसिडेंट हो गया, बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, तो फिर हम उसके ऊपर बेसिकली फिर आप समझिए अपना जो भी रिलीफ का काम है वो करेंगे। अच्छा तो हेमंत सर, बॉम्ब की क्रिएटिंग जो आ रही है सर। जैसे हम देखते हैं आपका दिल्ली में अलग अलग तरह के डिजास्टर से अर्बन फायर्स है ना, अर्बन फायर एक इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। तो बहुत बेसिक फायर्स होती हैं वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया में, और काफी डेथ भी होती है वहाँ पर। और एक अलग ये जो बिल्डिंग कोलैप्स विदाउट अर्थक्वेक, मतलब खड़ी खड़ी बिल्डिंगों का गिरना, जो कि वहाँ पर स्ट्रक्चरल फेलियर के कारण हो रहा है वहाँ पर। और दूसरा इस टाइम पे भगदड़ की भी संभावना है, क्योंकि इतना डेंस एरिया है वहाँ पर। तो आप उसके लिए किस तरीके से प्लानिंग कर रखी है? और अर्थक्वेक जो मैसिव चैलेंज है दिल्ली के लिए, और हाई लेवल पे भी काफी मीटिंग्स होती रहती हैं उसकी तैयारियों को लेकर। अभी रिसेंटली मेगा मॉक ड्रिल्स भी कराए थे, हम हमेशा कराते रहते हैं पूरी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र को लेकर। तो क्या क्या तैयारियां हैं, और किस तरीके से हमने वहाँ पे अपने कुछ टर्म्स हैं, स्टेजिंग एरिया, रिलीफ सेंटर्स, इनको लेके किस तरीके से हमने मैनेज किया है, किस तरीके से आइडेंटिफाई किया है, तो बताइए हमारे व्यूअर्स प्लीज। कि सर देखिए, जैसे हम पिछले 2016-17 से एक सेटअप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर, जो मॉक ड्रिल्स हम करा रहे हैं। और जो स्टेट लेवल की मेगा मॉक एक्सरसाइज होती है उसमें स्टेजिंग एरिया को फॉलो करते हैं, एनडीएमए की ये गाइडलाइन है। उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेजिंग एरिया को फॉलो करते हैं, और स्टेजिंग एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऑपरेशन करने में आसान हो जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि आप जैसे बता ही रहे हैं कि विदाउट अर्थक्वेक बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। तो अगर अर्थक्वेक रहेगा तो फिर बहुत ज्यादा मसिव बिल्डिंग कोलैप्स होंगी और कैजुअलिटीज भी ज्यादा रहेंगी। बट उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी दिल्ली लेवल पे तैयारियां हैं वो सभी डिपार्टमेंट्स को बस एक रेगुलरली ट्रेनिंग देके पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर करके हम उसी तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
यस यस। स्टेजिंग एरिया के ऊपर काम है, स्टेजिंग एरिया के थ्रू सभी डिपार्टमेंट्स को इंडोर्स करके सभी डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता के उनके टीम लीडर्स और इंसिडेंट कमांडर्स को इंफॉर्मेशन शेयर करके फिर हम उसके ऊपर करें। सर कोई अपना कोई रियल डिजास्टर जो आपने फेस किया है, जो मैनेज किया है, वो थोड़ा सा बताइए, सर क्योंकि मैं इसमें आपका थोड़ा इतना ऐड एक्सपीरियंस। करना चाहूंगा, अब अगर मोहित सर मेरे को अपॉर्चुनिटी दे ओके, तो मैं हाँ थोड़ा ऐड बिल्कुल करना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल। ओके सर, वेलकम। जी हेमंत जी। सर से, हेमंत सर के साथ हमने मैं क्या दिल्ली में काम भी किया है, और हेमंत सर हमेशा से ही वहाँ पे एज अ गार्जियन भी रहे हैं हमारे, उन्होंने बहुत ज्यादा गाइड भी किया है। सर जो लास्ट ईयर दिल्ली में फ्लड आई थी, क्या उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट भी था सब प्रभावित? नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में फ्लड नहीं आई थी अच्छा। और उससे प्रभावित भी नहीं था। बट हुआ क्या था कि जहाँ पर जब ये जो बैराज जो थे वो क्लोज कर दिए थे ड्रेन्स वगैरह के, तो हम्म। वो पानी जो डेली रूटीन का जो सारा एग्जॉस्ट हो रहा था सीवर लाइन के थ्रू नदियों वगैरह में, वो हम्म। वापस स्टक हो गया था। और अच्छा। अर्बन फ्लडिंग वाली सिचुएशन हमारे यहाँ पर हो गई थी। बट अच्छा। ये था कि रिसोर्सेज के थ्रू इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, एनसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीजेडी के थ्रू हमने हम्म। वो वाटर लॉगिंग जो हुआ था उसको वहां से रिमूव कर लिया। ओके टाइमली ये ओके सारा काम हो गया। हाँ, क्योंकि ओके। पहले से ड्रेनेज काफी साफ कर चुके थे, तो हम्म। ये पानी ज्यादा देर हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं रुका। इवन हम्म। जो जो दूसरे यमुना रिवर के नजदीक के डिस्ट्रिक्ट जो थे हम्म। उनमें थोड़ा सा इफेक्ट आया था उसका। ओके ओके। सर मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, सर आपका जो इतना बड़ा हमारा, आपने जो इतना इतना ज्यादा वहां पे टाइम स्पेंड किया है दिल्ली में, तो कोई भी एक ऐसा डिजास्टर जो सर आपने देखा हो, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या सर? जब ईओसी में कॉल आई हो और उससे लेके आपके आपने क्या क्या ड्यूटीज करी सर एज अ डीपीओ उसमें, और उसके एंड तक, तो जी अगर बिल्कुल। अगर आप बता पाए सर तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारे व्यूअर्स भी सुनना चाहते हैं सर रियल लाइफ इंसिडेंट्स को। मैं बताता हूँ। 2016 की बात है। हम्म। दीपावली के आसपास की बात चल रही थी, सर्दियों का टाइम था और रात में मुझे कॉल आया करीब 12:30 बजे। तो ये था कि हमारे यहाँ पर एक रिठाला एरिया है, वहाँ पे एक डीजे क्लस्टर में फायर हो गई है और मेरी शायद क्रैकर्स की वजह से हुई है, ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिला। हम्म। तो मैंने कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर लिया और फिर उसके बाद में मैं, क्योंकि मैं बीमार भी था उस दिन, मैंने अपना मेडिसिन लेके मैं रेस्ट किया। हाफ एन आवर के बाद मुझे दोबारा कॉल आया मेरे कंट्रोल रूम से कि सर जो फायर जो है वो स्प्रेड हो गई है और अभी स्टार्ट 10 to 15 क्लस्टर से हुआ था, बट वो इंक्रीज हो गई है। इट्स अप्रोक्स 500 to 600 हो गई। और विद इन 15 मिनट्स जो मुझे दोबारा रिमाइंडर एक और कॉल आया, उसमें आ गया कि वो 1500 जे क्लस्टर उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो मेरे एसडीएम साहब थे उस टाइम, श्री पंजा साहब, उनका मुझे कॉल आया तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा कि आप तुरंत पहुंचे साइट पे। क्योंकि हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि एसडीएम साहब के साथ हम लोगों को जाना ही जाना होता है, डीपीओ पीसी का, एज यू नो वेरी वेल। तो हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ जो पब्लिक थी उनका थोड़ा सा इतना ज्यादा हैम्पर हो गए थे वो लोग, क्योंकि कंट्रोल फायर स्टेशन नजदीक ही था, हम्म। अप्रोक्स 3 to 4 किलोमीटर। बट उनका रिस्पॉन्डिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि वो क्लस्टर में था और वहां तक अप्रोच करने का रास्ता जो था बहुत कम था। तो उन्होंने वहाँ गाड़ी उसको डैमेज कर दी थी, शीशे वगैरह तोड़ दिए थे। बट हमने जो है फिर दूसरी तरफ से जाके एसडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब, हम लोगों ने मिलकर ही जो है वो फायर को एडवाइस किया कि इधर से भी छोड़ो और इधर से पानी, और वो फिर हमने काम शुरू किया। जब ये काम, तो उसके बाद हमें पता चला, सुबह तक में वो फायर कॉल्स चलती रही, उसके अंदर फायर डॉसमेंट होता रहा। और फायर टेंडर ने अप्रोक्स अप्रोक्स 70 to 80 फायर टेंडर्स उसमें लगे। और वेरी नेक्स्ट डे जब तक हमने पूरा मॉर्निंग हो गया, डीएम साहब आ गए, एडीएम साहब आ गए, वहाँ पे लोकल जो काउंसलर्स और एमएलए थे ये सब लोग आ गए वहाँ पे। तो फिर डेटा कलेक्ट जब हुआ तो पता चला कि वो 1500 नहीं था, अराउंड 150 थी। और फिर जब हमने और प्रेशराइज किया उसको तो 115 तक ही रह गए, 115 तक ही वो रह गया सिर्फ। उसके दौरान में हमें पता चला कि वो किस तरीके से उन्होंने एक ओपन लैंड जो था वहीं के लोकल लोगों ने उसको रेंट पे किया। फिर वहां पर उन्होंने जे क्लस्टर अपने टेम्परेरी बना के, जो रेंट पिकर्स होते हैं, उन्होंने वो मटेरियल इकट्ठा किया और वहीं पर छोटे छोटे जो सिलेंडर होते हैं, एलपीजी सिलेंडर, 5 kg, 2 kg, 3 kg के, उनमें वो ब्लास्ट हो रहे। तो वो अप्रोक्स अप्रोक्स 10 to 15 डेज का हमारा वो पूरा वर्कआउट रहा वहाँ पे। हमने वहाँ पर, क्योंकि उनके सभी के डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए थे, तो सारे आधार वगैरह जो है वो रीस्टार्ट कराए, क्योंकि उनके थंब प्रिंट से और उनके डेटा से कुछ किया, कुछ वोटर आईडी जो रिकॉर्ड था, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, उससे हमने थोड़ा चेकआउट किया।
और उसमें रिलीफ का हमने खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, हमें काफ़ी एनजीओ ने सपोर्ट किया, गुरुद्वारे ने सपोर्ट किया उसमें। और हमने एक कमांड पोस्ट जो है अपना वहीं सेम साइट पे बना लिया था, और उसी के थ्रू हमने वो पूरा काम। उस दौरान मेरे एग्जाम भी थे, तो मैं एग्जाम भी मिस हो गए मेरे उस चक्कर में। और ये रहा उसके अंदर। और हमने 115 पीपल्स को जो है उनका रिलीफ कंपनसेशन भी दिया, जिसका डेटा पूरा कंप्लीट भी हमारे ऑफिस में भी। तो इस तरह के इंसिडेंट्स तो हमारे यहाँ बहुत हुए हैं। बट ये एक इंसिडेंट और था, उसमें तो सिंपल सा एक कोल्ड स्टोरेज था। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, उसके अंदर में अप्रोक्स अप्रोक्स 15 to 1600 फायर टेंडर यूज हुए थे। और वो कपड़ी कंप्लीट 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 महीना तक वो फायर चली थी। और सही, किस साल की बहुत बात सारा होगी, किस स्टोरेज साल था की बात होगी सर ये? ये। 2019 की बात है। अच्छा, ओके, 2019 की, अच्छा, ओके। हेमंत सर, ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसे दिल्ली में कभी भी कोई जी भी कॉल डिजास्टर्स की आपको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे डिजास्टर एक्सपर्ट्स को छुट्टियों का बड़ा इश्यू होता है ना। तो वो कैसे मैनेज करता है, मतलब कहीं पे जाना हो तो कैसे एक डर सा बना रहता है। और वो बताएंगे जैसे एक्सपीरियंस को कि अगर बाहर जाएं तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट में कोई बड़ा डिजास्टर ना हो जाए, कोई कॉल ना आ जाए। ऐसा कभी हुआ है कि आप बाहर गए और कोई कॉल हो, इतना बड़ा डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट में आ गए और आपको रास्ते में वापस करना पड़ा? हाँ बिल्कुल, बहुत बार बहुत बार। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं वापिस आया हूँ कई बार। जैसे पंजाब की तरफ गया हूँ तो मैंने वापिस जो है पानीपत से वापस मूव किया है। और जयपुर अगर जा रहा हूँ तो मैं अपना रेवाड़ी से वापिस आ गया हूँ, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट रहे हैं। और ऐसे में एक्चुअली क्या होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली में, मुझे अदर स्टेट का नहीं मालूम है, दिल्ली में मैक्सिमम क्या होता है कि जो भी हमारे ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स हैं, मैक्सिमम उनके ट्रांसफर्स हो जाते हैं बहुत जल्दी। और उसकी वजह से क्या होता है कि उनको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमें डिपार्टमेंट्स के साथ गेट टुगेदर करने में टाइम लग जाती है। हमारा जो कॉन्टेक्ट्स है उनके थ्रू, चाहे मॉक ड्रिल्स हम करा रहे हैं या ट्रेनिंग्स हम करा रहे हैं या मीटिंग्स हम कर रहे हैं, तो उनके थ्रू हम गो थ्रू रहते हैं, तो हम डायरेक्टली उनको टेलीफोन करके इन्फॉर्मेशन शेयर करके वहाँ बुला लेते हैं। तो बट ऑफिसर्स का होता है कि नहीं, आप रहो साइड पे, तभी जाके उसको डील आसानी से हो सकता है और हम उसको खत्म कर सकते हैं। अब हमारा तो एक्सपीरियंस ऐसा हो गया सर कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी है और एग्जीक्यूटिव का भी है। फायर ब्रिगेड के साथ में अगर बात नहीं हो पा रही है, वो कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस हमें ट्रैफिक नहीं क्लियर कर रही, तुम ट्रैफिक को भी करा रहे हैं। फायर टेंडर कह रहा है हमें वापस जाना है 3 किलोमीटर पानी के लिए, तुम जल बोर्ड को वहीं बुला ले रहे हैं। इलेक्ट्रिशियंस की जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को बुला के हमने वहीं बैकअप किया है। तो ये ऑन ग्राउंड सारे इंसिडेंट्स जो है, क्योंकि वो बड़ा डिजास्टर कोई ऐसा नहीं है जैसा उत्तराखंड में मैम ने बताया है या अंकुर सर ने जैसे बताया है। पर दिल्ली के अंदर में छोटे छोटे डिजास्टर इतने ज्यादा है कि आप समझिए एक ही बारी में 10-10, 15-15 कॉल्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से इश्यू हो जाता है। यस यस यस। तो अभी जो जी। रिसेंटली जो ये थ्रेड्स कॉल आ रही हैं उसको लेकर हम मतलब आपको किस तरह की डायरेक्शंस दी गई हैं तैयारी करने के लिए? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी जी, वो एक्चुअली कॉल्स आ रही है बार बार। जो अभी रिसेंटली जो थ्रेड्स एमर्जिंग थ्रेड्स कॉल्स आ रही हैं मतलब स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए, तो आपने कुछ ऐसी जी। इसलिए स्पेसिफिक प्लानिंग स्टार्ट की है हमारे दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कि स्कूल्स को हमें किस तरीके से तैयार करना है, हॉस्पिटल्स को इवन देन हम ऑडिट्स कराते रहते हैं मतलब स्कूल्स का हॉस्पिटल्स का उनको तैयार करते रहते हैं। तो अभी आप कैसे किस तरीके से करने जा रहे हैं? एक्चुअली हम लोगों ने पहले ही, आपको याद होगा, हमने स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के ऊपर काम किया हुआ दिल्ली में। तो उससे थोड़ा सा ये हुआ कि हमने जो भी रिसेंटली पीछे मॉक एक्सरसाइज और एक इवैक्यूएशन ड्रिल जो हमने की स्कूल में, उनको थोड़ा सा इजी हो गया उसके ऊपर काम करना। तो क्या रहता है, जैसे अभी रिसेंटली पिछले 10 दिन पहले जो है अप्रोक्स एक स्कूल के अंदर जो है हमारे पास आया था। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के 8 स्कूल थे जिसके अंदर ये इशू आया। तो जो नोडल ऑफिसर्स थे उनसे मेरे कॉल, मुझे मैसेज आया कि सर ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने कहा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, उसको एक्टिवेट करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एटलीस्ट इवैक्यूएट तो करें। हम अदर साइड से जो है ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस का जो टीम था, डॉग स्क्वाड जो था, बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स जो थी, इन सबको इन्फॉर्मेशन दे के हम वहाँ पर गए और उसके थ्रू वहाँ पर काम भी किया। बट आफ्टर ऑल सब जगह पर जो यही रहा कि कहीं पर बॉम्ब्स मिला ही मिला। फिर अब दिल्ली पुलिस के पुलिस स्टेशन में आ गया कि वहां पर बॉम्ब प्लांट है, फिर दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर काम किया।
अभी रिसेंट लेटेस्ट है कि हॉस्पिटल्स के अंदर थ्रेटिंग आ गई है, और उन्होंने उसमें वार्निंग दी है कि आपकी ये मतलब फेक नहीं है, ये रियल है। तो अभी तक मेरे डिस्ट्रिक्ट में 2 हॉस्पिटल्स तो आ चुके हैं जिसके अंदर ये काम अभी चल रहा है। तो यहाँ पर हम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि ये मतलब चैलेंजेस हैं जो डे टू डे डिजास्टर मैनेजमेंट में ऐसे एज यूजुअल नहीं है कि मतलब जो चल रहा है वो चलता रहेगा। डिजास्टर थ्रेट जो किस रूप में आ रहे हैं किसी को पता नहीं है। तो ये जो आपने एक्सपीरियंस बताया बहुत मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए हम आशा करते हैं कि काफी इसके सीखने के लिए मिलेगा इसमें। और सुशील आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज दीपक आई दीपक थिंक है हमारे दीपक का, साथ में। हाँ दीपक का एक क्वेश्चन है सर, दीपक पूछ सकते हैं। Okay, thank you so much, Mohit sir, for giving me this opportunity. मेरा क्वेश्चन मैं पूजा मैम से क्वेश्चन करना चाहूँगा इस ब्रॉडकास्ट में। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज दीपक पाल. आई एम ए कंसल्टेंट अंडर Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, posted in Assam, Gwalpara district. अगर हम बात करें, अगर आप अर्ली वार्निंग सिस्टम और आईएमडी की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल आईएमडी हमेशा ट्रॉल होता रहता है जब भी हम अभी फ्लड सीजन की या मानसून की बात करें कि एक्यूरेट डाटा नहीं हो पाता है। न्यूज जो भी जो डाटा रिलीज करते हैं वो बहुत टाइम मतलब बहुत एक्यूरेट नहीं हो पाता है। तो उसके पीछे क्या रीजन है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? एज ए एक्सपर्ट आप अगर थोड़ा बताना चाहे तो। थैंक यू दीपक, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पिछले 5 सालों से मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ। आईएमडी की हमारे यहाँ फोरकास्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है पहले से ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है, लेकिन फिर भी जो जब ये रेड अलर्ट कहते हैं, पर रेड अलर्ट जैसे कहते हैं उतनी बारिश नहीं होती है। पिछले मानसून 2 मानसूनों से मैं जो है आईएमडी के अलर्ट और जो एक्यूरेट रेनफॉल हमारे स्टेट में हुई है वो ऑब्जर्व कर रही हूँ, इंडेक्सिंग कर रही हूँ। हेलो। इसका रीजन ये है कि ये फोरकास्टिंग में जो है हमारे जो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन हैं उन डेटा को ये लोग लेते ही नहीं है, सारे डेटा को। और ये हम और ना टेस्टिंग फेजेस में लेते हैं, मतलब टेस्टिंग जैसे NCMR-WF है वो जो है आपके एक्सपेरिमेंटल फोरकास्ट देती है। तो हमने उनसे पूछा क्या जो आप पूरे ऑल ओवर द इंडिया के लिए आप जो फोरकास्ट NWP मॉडल दे रहे हैं, एक्सटेंडेड फोरकास्ट दे रहे हैं, क्या आप उसका हमारे जो स्टेशन लगे हैं वेदर स्टेशन उनका डेटा यूज करना है? तो एक सेकेंड सर। तो उनसे जवाब आया कि मैडम अभी हम उत्तराखंड रीजन के लिए सिर्फ 4 स्टेशन का डेटा यूज कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 176 स्टेशन है और ऑटोमेटेड 135 स्टेशन है। तो फिर आप बताइए कि जब आपके पास ग्राउंड का डेटा ही नहीं है तो फोरकास्टिंग सही तो आएगी नहीं। ये हाल उत्तराखंड स्टेट के लिए है, बट अबाउट द अदर स्टेट सेम थिंग विल हैपन। हमने इस बार क्या किया है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा मैंडेट डिजास्टर मैनेजमेंट का फोरकास्टिंग करना नहीं है, तो क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, अब उनकी एनुअल मेंटेनेंस कैसे देखेंगे? हमारे पास जो है इतना टाइम नहीं है। हमने क्या किया है, नए प्रोजेक्ट में हम सोच रहे हैं किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से हाइड्रोमेट्रिक की सर्विसेज ले लें, जो हमें नाउकास्ट और इम्पैक्ट बेस्ड, मतलब लोकेशन बेस्ड विद लोकेशन विद इम्पैक्ट बेस्ड हमें फोरकास्ट दे। जितने दिन इसकी एक्यूरेसी सही आई उतने दिन का पैसा रिलीज करे, जितने दिन नहीं आई उतना दिन हम कट कर दे। इसके अलावा हमारे पास ये किसी स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आईएमडी के पास अभी ना उतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है कि वो पर्टिकुलरली स्टेट के लिए उतना कर सके। और जो 3 किलोमीटर का जो फोरकास्ट उनका देता है ये NWP, वो भी बहुत हाई रेजोल्यूशन है। तो हिमालयन स्टेट्स पे तो ये बहुत बड़ा वो है चैलेंजेस है सर। तो यही मेरा ये है कि आप लोग जा सकते हैं, वेदर सर्विसेज आप खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम. एक्चुअली वी आर वेरी ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री, तो यहाँ पे एज पर रिक्वायरमेंट और जो हमारा एक्चुअली रिक्वायर्ड क्वांटिटी है फॉर द सर्विलेंस टावर और समथिंग दैट इज शॉर्ट. एज पर माय स्टडी, मैंने जितना पढ़ा और स्टडी किया, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स we are not able to predict actual time of that rain or other disaster. So
it will नहीं दीपक get जी, हमारे जो डिपार्टमेंट्स में, यही तो आगे अंकुर जी से बात करी थी कि जो हमारे सेंट्रल एजेंसीज हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ध्यान देना है अपने मैकेनिज्म पे। जो वो पहले से मैकेनिज्म उठा के लेके चल रहे हैं, उन पे काम नहीं करना। जैसे उत्तराखंड में 170 स्टेशन हमने इंस्टॉल किए हैं, वैसे सीडब्ल्यूसी के भी है। टोटल 441 स्टेशन है ऑल ओवर द स्टेट। ओके, हम उन सब का डेटा क्यों नहीं यूज कर रहे जब हमारा रियल टाइम डेटा है? तो इट इज अ गैप फॉर फोरकास्टिंग एजेंसी दैट दे हैव टू यूज होल स्टेट डेटा और होल ऑफ द कंट्री डेटा। आपका एटमॉस्फेरिक डेटा भी इंपॉर्टेंट है, आपका ग्राउंड डेटा भी इंपॉर्टेंट है, आपका सैटेलाइट डेटा भी इंपॉर्टेंट है, आपका रडार डेटा भी इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद फोरकास्टिंग मॉडलिंग पे काम किया है। मैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद में काम करती थी। मैंने खुद फोरकास्टिंग में काम किया है। जब तक आपकी बाउंड्री कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, तब तक आपका जो मॉडल है, प्रिडिक्शन मॉडल है, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम आजकल आईएमडी से बात कर रहे हैं, हर स्टेट को बात करनी चाहिए कि फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल के लिए इतना इजी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप कह दें कि आज इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी बारिश होगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग कितने लोगों को शिफ्ट करेंगे, है ना? बिल्कुल तो मैम। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबको समझाना भी चाहिए और स्ट्रिक्टली अपने पॉइंट को रखना भी चाहिए विद फिगर एंड फैक्ट। थैंक Thank you यू। so much मैम for आई your आई थिंक अंकुर wonderful सर का कोई answer. क्वेश्चन है। आई थिंक अंकुर सर का कोई क्वेश्चन है। अंकुर सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं छोटी सी बात हाँ हाँ, सजेस्ट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूछना भी था कुछ। एक तो ये ना, कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स भी आते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिगार्डिंग वेदर फोरकास्टिंग, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग और सैटेलाइट वगैरह। हाँ, वो ग्राउंड डाटा को कहीं कहीं नेग्लेक्ट करते हैं। और दूसरा ये है, कई जगह था तो मुझे पता नहीं, और रीजन जो सॉर्ट करते हैं कि इंडियन मॉनसून जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा फुल्ली डेवलप्ड मॉनसून है। आई होप पूजा मैम करेक्ट। इतना डेवलप्ड मॉनसून, जो कि मॉनसून कई सारे फैक्टर से इम्पैक्ट होता है, वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। कोई कंट्री इतना फुल्ली डेवलप्ड मॉनसून एक्सपीरियंस नहीं करती है, तो उसको आईएमडी फेस करता है। तो इसके बिहाफ पे वो स्टेटमेंट्स दिए गए थे। और दूसरा ये कहना था कि जो आपने बताया मैम कि आपके यहाँ 173 और 170 रेंज, आपको पता है, पता नहीं उत्तर प्रदेश में कहाँ से रेप्लिकेशन हुआ, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। नियर अबाउट नॉट more than or absolute number of 2000 automatic rain gauges have been installed in Uttar Pradesh in last 2 to 3 months, 6 months, and nearly 400 automatic weather stations have been installed. And apart from that, telemetric weather stations are also being installed in one telemetric weather station in each district, You just said. and in the district concerning Vindhyan Mandal and Bundelkhand Mandal. I think it's the figure goes to near about 2 telemetric weather station or one weather station for each tehsil, telemetric weather station for each tehsil of that respective district. तो मतलब For ये drought है, reporting, for drought reporting. हाँ, फॉर ड्रॉट, स्पेसिफिकली कंसर्न विद ड्रॉट। ऐसा नहीं है कि वो अदर चीजें नहीं मेजर करेंगे, ड्राइवल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, रेनफॉल, एवरीथिंग विल बी मेजर्ड बाय दोस मतलब थिंग्स। उसमें से यूज कितने होंगे व्हेन यू विल आस्क आईएमडी, देन दे विल बी ब्लैंक। नहीं हाँ, मैम अभी उसमें, हाँ नहीं मैम उसमें मैं बताना चाहूंगा, उसमें उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये दो अलग एजेंसीज मिलके इसमें हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं यूपी में। आईएमडी के ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो पहले से इंस्टॉल क्या डिस्ट्रिक्ट में, उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा एडब्ल्यूएस और एआरजी लगाए गए हैं। और दे विल बी जो उनका डाटा मॉडलिंग है, वो दोनों को जोड़ के दिखाया जाएगा। जितने ज्यादा फंक्शन होते जाएंगे तो आईएमडी आई एम उसको भी नॉट कंसिडर एग्री, कर रहा है। आई एम नॉट एग्री विद यू सुशील जी, क्योंकि जो काम आप अब कर रहे हैं हम ये कर चुके हैं। हमने भी 170 स्टेशन इसलिए लगाया था कि स्ट्रेंथिंग होगा, ये होगा। लेकिन अब 5 साल बाद जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं बहुत सारी रिपोर्टिंग बना रही हूँ,
तो पता चल रहा है यार आप मॉडलिंग तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो। मैम उसका नहीं मतलब यूज ये होगा कि आप रियल टाइम डेटा देख सकते हो, नहीं मैम, लेकिन मेरा मॉडलिंग में मेरा ये नहीं मेरा होगा। स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि अगर आप जैसे बोल दो कि ये इंस्टॉल हुए और फिर ये बहुत सक्सेस रेशियो नहीं रहा है, तो ऐसी क्या रीजन है कि सक्सेस रेशियो नहीं रहा है जिससे हम यूपी में कराना चाहें तो हम लोग उस चीज को नजरअंदाज ना करें और मतलब क्या ऑन प्रायोरिटी बात कर लें इस चीज के लिए पहले से कि ये चीजें You हमारे यहाँ have, फेस ना हो। हाँ, you have to sign MOU with IMD that they will use that data in for forecasting only. ओके आपको एक ओके MOU साइन कर लेना है। जैसे हमारा तो डेटा शेयरिंग था और वो फोरकास्टिंग में यूज करेंगे नॉर्मल लाइन थी, लेकिन ओके। आपको एक हार्ड बाउंड लाइन लिखवानी पड़ेगी सर, क्योंकि जो हमारे साथ रियली, क्योंकि एक्सपीरियंस, इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। हाँ आज बिल्कुल हम लोग मैम सब हाथ बिल्कुल। पकड़ के बैठते हैं कि यार हमने इतने स्टेशन लगाए, अब उनकी AMC है। हम्म। हमारे यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज आते हैं, डैमेजेस, चोरी हो जाते हैं सर। तो आप देखिएगा हाँ सोलर होते हैं प्लेट मैम, चोरी ये हो भी गई, है, इंस्ट्रूमेंट ये चोरी हो है गए। मैम, ये भी एक ठीक इशू है। है, SDM का एक्सपर्ट है, वो स्टेट लेवल का एक्सपर्ट है, उसके पास डेटा देखेगा वो, जब उसे जरूरत पड़ेगी कि इतना टाइम आ रहा है, एक वेबसाइट पे हमने लिंक कर दिया, उससे समराइज करेगा। पर ईच एंड एवरी टाइम वो डेटा तो देख नहीं सकता है ना। मेंटेनेंस के लिए आपने एक एजेंसी हायर कर दी, हमने भी कर दी, फील्ड इंजीनियर्स है, बट आप कुछ टाइम बाद देखोगे वो जो उनकी एफिशिएंसी वो थोड़ा कम होती है ना। आपको मेंटेनेंस ध्यान देना, ये देना, ये काम तो IMD, ये हमारा मैंडेट नहीं था। हमने IMD को स्ट्रेंथन किया। ओके, उनके पास पैसा नहीं है, हम कर, चलो हम लगा लेते, लेकिन नहीं, अब आगे आना पड़ेगा सर। ये बहुत आई वैसे लाइटली कि हमारे साथ आई यही थिंक इशू मैम है यहाँ सर, पे हमने आगे आई उसका थिंक भी मैम प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं यूपी किया। के तीन यहाँ पे यूपी के 3 डिजास्टर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो आपने जो हमें बताया हम ऑलरेडी उसको टेकअप, आप प्लीज ध्यान जब दे, भी और हम करेंगे, लाइटनिंग, जब भी हम हाँ, करेंगे तो हम लाइटनिंग में भी करेंगे आप मैम ध्यान टेकअप इसको। रखिएगा जी अंकुर जी। मैंने 1.5 साल से वो जो बहुत चीजें वो करी हैं, लास्ट में हमने कुछ सवाल पूछे थे, प्रॉक्सी से भी पूछे थे, कि उन्होंने प्रपोजल 9 करोड़ का मुझे प्रपोजल दिया कि इसमें से लीड कौन करेगा। IMD is a forecasting agency according to NDMP. ओके, IITM उसको दे रहा है, क्या IITM और इन दोनों का डेटा मिक्स हो सकता है? कौन इन दोनों, हाँ हो सकता तो है, लेकिन कौन इन दोनों को एनालाइज करेगा साथ में बैठ के? मैम मतलब SDM इज एक्सपर्ट। उस क्वेश्चन का जो रेस्पॉन्स है ना, शायद वही होगा इन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीजें जो एज हमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखनी है सर। हम लगा लेते हैं लाखों करोड़ों की चीजें, लेकिन ग्राउंड में जब पब्लिक फेस करती है ना, तो SDM में एक सवाल पहुंचता है, मीडिया उस सवाल को बहुत हाईलाइट करती है कि इतने एंड इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, इतने सेंसर्स लगा दिए। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हर चीज को, टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हमें अपने पीछे पास्ट एक्सपीरियंस हमारा हो या अदर स्टेट्स का हो, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं मेरा हेमंत जी से क्वेश्चन है। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेमंत सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। हाँ, आप सुन पा रहे हैं हेमंत सर? हाँ जी, हाँ जी भैया। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है दिल्ली को लेकर, अर्थक्वेक को लेकर। बड़ा पूरे देश में क्या ना बोलते हैं कि दिल्ली बड़ा सेंसिटिव जोन है, अर्थक्वेक को लेकर बहुत ज्यादा बातें बोली जाती हैं। अ, अगर हम बात करें, कोई अगर ऐसा मैसिव अर्थक्वेक आ जाए, जैसे भुज में आया और नेपाल में आया, इस तरह की कोई कहानी बने, और तो हमारा कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा, और उसके लिए हम कितनी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं हम सारे एक्सपर्ट्स मिलकर ऑल इंडिया लेवल पर कुछ ना कुछ बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए प्रयासरत हैं सारे के सारे। उसी के संबंध में ये हमारा पॉडकास्ट चैनल भी हमने डेवलप किया है, जिसमें सारे के सारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो बट आपकी कुछ तैयारियां जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो उनको बताना चाहेंगे कि हम किस तरीके से तैयार हैं, हमने क्या क्या सेटअप क्रिएट किया हुआ है, और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है। थैंक यू सर। सर देखिए, मैसी लेवल पे अर्थक्वेक जो आप बात कर रहे हैं, आप ही ने एक टाइप्ड मैसेज भेजा था। ठीक है, उसमें आप समझिए कि दिल्ली के कंटेक्स्ट में तो एज यू नो कुछ समझ नहीं गए कह सर, सकते हैं। समझ हाँ, गए सर। बट ये है कि अर्थक्वेक के अलावा, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कल या परसों में एक काफी सारा स्ट्रॉम हमारे दिल्ली में भी आया है, काफी पेड़ भी गिर गए। सैंडस्टॉर्म तो आया जी सर। उस तरह, हाँ, उस तरीके से हमारे यहाँ एक अभी, वैसे तो हो सकता है अदर स्टेट में भी हो, एक सचेत ऐप जो है NDMA ने लॉन्च किया हुआ है।
वो हम्म दिल्ली में दिया हुआ है, दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो हम्म उसमें जो है कि हम एक अलर्ट मैसेज दे सकते हैं सभी पीपल्स को विदाउट एनी कंपनी के, ये जियो का सब्सक्राइबर है या एयरटेल का या आइडिया का है। तो मतलब इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और वो ऐसा अलर्ट है कि आप अगर अभी भी अगर हम बात करें जैसे लाइव जो है, इसमें भी अगर कोई अलर्ट आएगा तो मेरा हैंग हो जाएगा और वो पूरा मतलब समझिए आपके काफी देर तक साउंड भी करेगा। तो एक ये एक अलर्ट सचेत ऐप से चला हुआ है। बाकी दिल्ली में देखिए, टू बी फ्रेंकली अगर मैं बोलना भी चाहूँ और बोलना भी चाहता हूँ, दिल्ली में आप समझिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई। ठीक हेमंत है सर, एक हमारा क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। जैसे एक जी योजना है आपदा मित्र, और एक चीफ वार्डन भी है सिविल डिफेंस में, है ना, और आपका लंबा जी एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि हमारा ये पॉडकास्ट चैनल काफी आपदा मित्र और काफी सिविल डिफेंस वॉलंटियर से वॉच कर रहे हैं रेगुलरली, उनके हमारे पास फोन भी आ जी रहा है। तो जी जी जैसे हमने अर्थक्वेक की बात कर रहे थे, तो उनको किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दे दी गई है और उनको एक 14-15 दिन का एक्सरसाइज ट्रेनिंग दी गई है, काफी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ हर स्टेट्स में दी जा रही है। तो वो किस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अगर कोई बड़ा डिजास्टर्स होता है तो उसमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, और किस तरीके से लगातार उनको कोऑर्डिनेट में बनाए रखना है अथॉरिटी के साथ। सर, बेसिकली क्या है कि ये वॉलेंट्री ही है, एज यू नो। ये वॉलेंट्री सर्विस है। और वॉलेंट्री में आप समझ सकते हैं, दिल्ली का बहुत लास्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस है कि वॉलेंट्री स्टार्ट हुआ था और 14-15 साल में वो वॉलेंट्री की जगह पेड हो गया। तो अब ये सिंपल सी कहानी है सर कि अगर आप वॉलेंट्री हैं तो एक लिमिट तक ही आप वॉलेंट्री हेल्प ले सकते हैं। बट रेगुलर के लिए आप वॉलेंट्री काम नहीं करा सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ उनको पेड करना होगा, क्योंकि उसको आपको इंगेज करना है। अब जैसे हम ही लोग हैं, मैं अपना ही एक्सपीरियंस अगर कहूँ, अगर मैं सैलरी नहीं ले रहा होता डिपार्टमेंट से तो मैं 15 साल क्यों खराब करता यहाँ पे, है ना। वॉलेंट्री है कि हमने एक लर्न कर लिया है, कोई थ्रेट होता है तो मुझे अपने आप को कैसे सेव करना है, बस थिंक तो यही है। सेकंड थिंग है कि अगर मैं सेफ हो गया हूँ और मेरा अगर एक्सपीरियंस है तो मैं दूसरों को कैसे सेफ। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा मित्र कह लीजिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर कह लीजिए, एनसीसी वॉलंटियर्स कह लीजिए, एनएसएस बोल दीजिए, या फिर आप एनवाईके बोल दीजिए, कोई भी एक एनजीओ बोल दीजिए। वॉलंटरी का मतलब है अपने आप में अपनी कम्युनिटी को ट्रेंड करना। हमने किया है, दिल्ली में ऐसा भी हुआ है कई बार कि फायर इंसिडेंट की कॉल हमें आई और विद इन 5 मिनट दोबारा कॉल आई कि फायर कंप्लीट डाउस हो गई है, पब्लिक ने बुझा दिया। प्रॉपर चैनल से जिस तरीके से हमने ट्रेनिंग दी है, स्कूल्स में हम जो इवैक्यूएशन करा रहे हैं उनका मॉक ड्रिल का ऐसा उनको आदत हो गई कि जैसे उनका आउटर बजेगा वो अपना इवैक्यूएट प्रॉपर तरीके से बाहर कर ले। तो कुछ जो मैंने आपको बताया अर्थक्वेक को छोड़ दें, कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिसके अंदर में पब्लिक अवेयर है कि वो इजीली दिल्ली के अंदर काम कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। बट अर्थक्वेक में थोड़ा इशू इसलिए है क्योंकि दिल्ली पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि डेंजरस एरिया में है। और नेबर्स डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो एनसीआर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके थ्रू जो नेबर दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स जो कनेक्टेड हैं उनका कोऑर्डिनेशन होना थोड़ा ज्यादा बेटर है, ताकि अगर पब्लिक को रिलीफ सेंटर के लिए मूव करना है तो जो एनसीआर के एरिया में, क्योंकि दिल्ली अगर इफेक्ट होगा तो आप समझिए, अब जैसा दिल्ली में काम चल रहा है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अंडरपासेस बन रहे हैं, मेट्रो पिलर बन रहे हैं, ट्रैफिक जिस तरीके का है, तो रिलीफ विदाउट एयर तो हो ही नहीं सकते अगर अर्थक्वेक इशू रहेंगे। और रिलीफ सेंटर अगर दिल्ली में ही रहेगा तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ये है कि हम दिल्ली के जो सराउंडिंग में जो एनसीआर का एरिया है, जो एनसीआर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे यूपी का आपका जैसे बुलंदशहर है, तो ये डिस्ट्रिक्ट इस चीज में सपोर्ट कर सकते हैं ताकि दिल्ली को उसमें सेव किया जा सके। अदर डिजास्टर में तो दिल्ली से अपने आप को लड़ लेगी, बस अर्थक्वेक के मामले में थोड़ा सा दिक्कत। हाँ सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी, माइक माइक बंद करो। मोहित सर आप म्यूट है। आवाज आ रही है? अब आ रही है हाँ जी हाँ अच्छा, जी। हेमंत सर, जैसे आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, अब आपको मुझे ऐसी स्टेट्स के बारे में बताइए जिसको आपको लग रहा है कि हमारे देश में उस स्टेट में काफी अच्छा काम हो रहा है, मतलब
जैसे उत्तराखंड हो गया, या मतलब किसी भी स्टेट का आप नाम लेना चाहेंगे जिनको आप लग रहा है कि आज की डेट में वो ग्रोइंग अभी तो स्टेट है? सर मेरा कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूपी है। और उत्तर प्रदेश है। मैं देख भी रहा हूँ कि हमारे आगे बहुत एक्सपर्ट लोग अब उत्तर प्रदेश को एक्सपर्टाइज करने लगे हैं। और दीपक पाल जी भी हमारे पहुंचे हुए हैं सिक्किम असम साइड में, तो वहां पे भी स्ट्रेंथनिंग करने लगे हुए हैं। बट यही है कि जैसे मैम ने बताया कि उनके पास में मल्टीपल टाइप के डिजास्टर्स हैं और हर एक डिजास्टर के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट है। दिल्ली में तो हर एक डिजास्टर के लिए एक ही एक्सपर्ट है, तो उसको हर एक डिजास्टर में खुद ही काम करना है। तो इसलिए यहाँ का फील्ड एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा है इस मामले के लिए। अच्छा, हेमंत सर, ये हमारे जो हमारे पॉडकास्ट और जो जो व्यूअर्स हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को सेफ रखें और अवेयर रहें। डेली कुछ ना कुछ नया एक डिजास्टर की शेप चेंज होता जा रहा है और ऐसी हो रही है पब्लिक जो है जिसमें वो सेफ्टी को देखते अनजान हो गए और अननेसेसरी के काम कर रहे हैं। जैसे मैम के यहाँ पर चल रहा है चार धाम यात्रा और वहां पर ओवरलोडेड पब्लिक पहुंच गई है वहां पे। फिर वो सरकार कोई पूछ रही है कि वहां पर कोई उन्होंने फैसिलिटीज नहीं दे रखी हैं। तो पब्लिक को ये समझ के चलना है कि हमको तरीके से रहना है। ज्यादा इस तरह की हरकतें नहीं करनी है कि ब्लेम हम गवर्नमेंट को करें, क्योंकि हमारा खुद का इनपुट ज्यादा जरूरी है। हम खुद को समझना चाहिए कि हमको कैसे एरिया में जाना है, कहाँ पर रहना है, किस तरीके से काम करना है। मैं यही नहीं, कहना चाहूंगा कि सेफ रहें, अवेयर रहें और थोड़ा गवर्नमेंट को ब्लेम कम करें, अपने ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा लें, क्योंकि गवर्नमेंट लिमिटेड है और हम लोग ज्यादा हैं, तो हमको उस हिसाब से काम करना चाहिए। सेम क्वेश्चन मेरा पूजा मैडम से है। मैडम, हमारे व्यूअर्स के लिए और ये हमारा प्लेटफॉर्म है डिजास्टर पॉडकास्ट, आप इसके लिए क्या बोलना चाहिए? मैम इसका फीडबैक भी दीजिएगा मैम, जो आज की कॉन्फ्रेंस हुई है। आज का रियली में थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपने बहुत अच्छा जो आपने आज ऑर्गेनाइज किया और बहुत अच्छी सोच है। जो लोग इस फील्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट में आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इनिशिएटिव्स है कि अगर इस फील्ड में आना है तो उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। एक उन्हें बैग पैक करना पड़ेगा कि उन्हें क्या क्या चीजें, चेकलिस्ट होती है ना जब डिजास्टर से बिल्कुल मैम। प्रिपेयरनेस में रखते हैं, तो उन्हें भी डिजास्टर मैनेजमेंट में आने से पहले एक चेकलिस्ट रखनी पड़ेगी कि क्या क्या करना है। मेरा यही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक अच्छा फील्ड है, आपका वेलकम है। ये इस फील्ड में आना तो आसान है, लाइक ऑफिस आना आसान है, लेकिन जाने का टाइम फिक्स नहीं है। और आप पेशेंस लेवल एक आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, आपके मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंटरेक्शन अदर स्टेट्स के साथ कहाँ क्या हो रहा है। और बहुत आप सबने बहुत अच्छा, हेमंत जी ने बहुत अच्छा बताया, अंकुर जी ने भी बताया है। बहुत अच्छा काम मतलब हर स्टेट में हो रहा है। तो मैं भी इसीलिए कि इस फील्ड में जुड़ी हूँ, मेरा जो रीजन था आप लोगों से जुड़ने का कि अदर स्टेट में क्या हो रहा है, हम उससे क्या सीख सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम आपने बनाया है और मुझे लगता है कि सबको इसे फॉलो करना चाहिए, इसे देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि अदर स्टेट्स में क्या चीजें हैं। और वेलकम है मोहित सभी सर का डिजास्टर मैनेजमेंट में। जी मोहित सर, थैंक यू। मैं लास्ट क्वेश्चन एक अंकुर सर से पूछना यस चाहूंगा। यस अंकुर यस, जी यहाँ पे है। वेलकम वेलकम वेलकम। अंकुर जी, आपको आपको मैं बहुत फॉलो करता हूँ क्योंकि आप लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है। अच्छा। आप आप कैसे देखते हैं मतलब एक इस पॉडकास्ट को, और आप हम एज ए डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल सोशल मीडिया का किस तरह से आप उसका मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं टू अवेयर द मैक्सिमम कम्युनिटी अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डिजास्टर? तो आप उसके बारे में, और हमारे जो पॉडकास्ट है जो इनिशिएटिव लिया है, ये कहाँ तक हेल्पफुल रहेगा और कैसे हम और इसको बेटर कर सकते हैं? आपका जो पॉडकास्ट है, अच्छा पहले तो थैंक यू, आपने बताया वो लिंक्डइन और उसके बारे में, थैंक यू मच। तो दूसरा, ये जो पॉडकास्ट का आपने प्लेटफॉर्म शुरू किया, बिलीव मी बहुत अमेजिंग है। आप एक तरह से यू आर कनेक्टिंग ऑल द स्टेट्स इन द पर्सपेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे मुझे आज पता चला कि उत्तराखंड में रेनगेज है, उत्तराखंड में आपकी मेट्रोलॉजी ऑफिसर मैडम आप हैं, आपको फिर मैंने बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी एआरजी वगैरह लगे हैं, एक वेदर ऑफिसर की पोस्ट भी निकली थी। दिल्ली हम्म। में आपने बताया कि क्या क्या हो रहा है। तो एक तो हेमंत ये सर, है कि हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, बिल्कुल। स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, ये बहुत शानदार है।
और अंकुर सर, इसी से ना नेटवर्किंग। अंकुर सर, आई आई होप आपका मेरे से पहले क्वेश्चन था जब हम ये पॉडकास्ट पे आपको इनवाइट किया था कि किस तरीके से करना है, मतलब आई थिंक सम कुछ क्लियर हुआ होगा, मतलब मैं होप आशा करता हूँ हाँ आपसे। हाँ हाँ, डेफिनेटली बॉस, बहुत कुछ क्लियर हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया है। अच्छा, मैं आज 4 बजे तक 5 बजे तक जोड़ने के पहले भी सोच रहा था यार भाई इन तीनों लोगों ने क्या सोच के मतलब क्या क्या रीजन है, क्या विजन है इस पॉडकास्ट का। लेकिन जो है बहुत शानदार है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूथ यंग प्रोफेशनल देख रहा है हम लोगों को, उनके लिए मैं एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा बस। आप लोग आना चाहते हो, आइए, स्वागत है। आपको बहुत स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस मिलेगा। यू विल बी ऑलमोस्ट लाइक अ पीसीएस ऑफिसर। यस यस Those यस। may not be entitled for the benefits which they are getting, but आपकी जो कमांड अथॉरिटी सब बहुत अच्छी होगी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह करते रहिए, अदर एग्जाम्स की भी आपको जो करना हो, फॉर अवेलिंग दोज बेनिफिट्स दैट दे आर गेटिंग। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कमांड अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल, और कहते हैं ना, टू एक्सपीरियंस द बेस्ट इन द केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो, अगर इसको एक्सपीरियंस करना करना है तो यू आर वेलकम इन दिस फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसा भी नहीं है कि आप आपदा मित्र की ही पोजीशन है, आपदा मित्र की वॉलंटियर्स की पोजीशन है, प्रोफेशनल्स की पोजीशन है, दे आर गेटिंग देयर पार्ट ऑफ सैलरी। कहीं इंक्रीमेंट स्लो है, कहीं इंक्रीमेंट तेज है, कहीं ग्रेड पे है, कहीं नहीं है। ये चीजें जो है डायनेमिक है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, आइए, फील्ड बहुत अच्छी है। अगर आपको इस ऑप्शन को भी ट्राई करना है स्पेसिफिकली फॉर यंग प्रोफेशनल, तो वो कर सकते हैं। Thank you so much, Ankur sir, for your feedback. वेलकम। Over to मोहित you, सर, Mohit sir. मोहित You सर are आपका mute. माइक आपका माइक ऑफ है। थैंक यू अंकुर सर। हेमंत सर और पूजा मैडम, आपने मतलब काफ़ी हम प्लानिंग कर रहे थे, आपने बहुत शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें अपना टाइम दिया और अवेलेबिलिटी आपने दी, क्योंकि हमें पता है कि डिजास्टर एक्सपर्ट्स के लिए टाइम निकालना, 1 घंटे का टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बहुत मुश्किल है। सडन नंबर्स ऑफ कॉल बैठे बैठे, मुझे पता है अंकुर जी के पास में, मैडम के पास में, हेमंत जी के पास में अभी पीछे से लगातार फोन आ रहे होंगे, और उनको बाद में मैनेज भी करना है इस टाइम के लिए। तो इस चैनल पर आकर जो आपने हमें अपना एक आशीर्वाद प्रदान किया है, हम चाहेंगे कि आप हमेशा लगातार आने वाले समय में हमारे व्यूअर्स को लगातार आप अपने मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। और हमेशा आपका कभी वेलकम है मैम। आपको कभी भी लग रहा है कोई नया इनोवेटिव हुआ है, तो आप यू में कॉन्टेक्ट अस, और हम उसको बिल्कुल उसके प्लान करेंगे अच्छे तरीके से। और मेरा अंकुर जी से लाने का फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये एक रीजन था कि अंकुर जी बहुत बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ना, तो वो जाएंगे जब इस पॉडकास्ट के बारे में उनसे बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई क्या रहा, इसका रीजन क्या है, मुझे लग रहा है अंकुर जी उसको बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अंकुर सर, मेरा यह है कि नेक्स्ट जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, यूपी में लोग कर रहे हैं, कभी कभी होता है कि काम का पता नहीं लगता है, यही ये चैनल हमने इसलिए बनाया है ताकि इस चैनल के माध्यम से जो काम लोग कर रहे हैं उसको ऊपर तक ले जाया जाए, और बड़े बड़े लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ही लोग काम करते हैं, नीचे भी बहुत बहुत सारे अच्छे काम किए जाते हैं, तो वो लोग उस तक पहुंचे। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो थैंक यू सर, ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। आप अब टच में बने रहिए Thank you हमेशा। so much, all the ओ speakers, थैंक यू for this ओ wonderful ऑल द session. बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।